अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ारा। पाकिस्तान में 17 सितंबर 2023 के दिन का आगाज हो चुका है और मौजू और टॉपिक का ताल्लुक तो मेरा एक ग्रेट गेम के साथ है। लेकिन उससे पहले, उसकी तरफ चलने से पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के अखबारात, उनके इदारे लिखने वाले एडिटर्स को, पाकिस्तान की जो इलेक्शन मैनेजमेंट की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इलेक्शन वॉच डॉग्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आप सारे पाकिस्तान को। और कहते हैं कि जब कोई खुशी की खबर, खास करके जब इतनी नाउमीदी हो, इतना डिप्रेशन हो लोगों को, उस वक्त अगर कोई खुशी की खबर आए जिस पे तालियां मारी जा सकें तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उस पर मुबारकबाद देनी चाहिए। ये खुशी की खबर जो है ये लंदन से आई है, बरतानिया से, जहां पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की 18 महीने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ जनाब राजा रियाज साहब जो है वो बनस्ते नफीस लंदन पहुंचे और वहां उन्होंने अपने कायद, अपने असल कायद जो है जनाब अमीरुल मोमिनीन नवाज शरीफ साहब के हाथ के ऊपर जाकर उन्होंने बैत की। पहले तो नवाज शरीफ साहब के लिविंग रूम की, रिसेप्शन रूम की एक वीडियो फुटेज हमारे सामने आई जिसमें राजा रियाज साहब, शाह इसहाक डार साहब थे, नवाज शरीफ साहब के साथ खुशखबरियों में मसरूफ थे। उसके बाद एक फॉर्मल एक सेलिब्रेशन हुई जब सीढ़ियों पे खड़े हुए, गालिबन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर या गालिबन ड्यूक स्ट्रीट का जो ऑफिस है उसके बाहर की जो सीढ़ियां हैं वहां पे बहुत से लीडर खड़े हुए थे, जिसमें पिछले लॉ मिनिस्टर जो हैं आपको आजम तारड़ साहब भी नजर आ रहे थे, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो बहुत कम हंसते मुस्कुराते हैं, इस वक्त भी बड़ी सीरियस ट्रेजिक अंदाज में उन्होंने राजा रियाज साहब को बुलाया और उन्होंने कहा कि राजा साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। और राजा साहब जो है वो तो खुशी से फूले न समाते थे, इतने खुश थे कि उनके सर का हर बाल जो है वो खड़ा हुआ था उस वक्त खुशी से। और उन्होंने कहा कि जनाब मैं बहुत खुश हूँ और मैं, इसे कहते हैं, बहुत जल्दी नवाज शरीफ साहब जो मेरे कायद वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, उनको उनका इस्तकबाल, भरपूर इस्तकबाल करने की मैं तमाम तर कोशिश करूंगा। बहुत खुश थे राजा रियाज साहब। अब इसमें मजे की बात यह है कि इस मौके पे जो है मुबारकबाद देनी चाहिए उन तमाम अंग्रेजी अखबारात के इदारे लिखने वालों को, रिपोर्टर्स को, मीडिया को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, जो मसलसल राजा रियाज साहब को कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कहकर मुखातिब करते रहे। और कभी किसी भी स्टेज पे इन तमाम अक्लमंद, वाइज, अच्छे लोगों को ये नजर ही नहीं आया कि जब जिस तरह से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, जिस तरह से एक ग्रुप क्रिएट किया गया, ये ऑप्टिक्स के लिए ग्रुप क्रिएट किया गया था, बाद में इसकी ऑप्टिक्स को इस्तेमाल करके एमक्यूएम को, बाप को, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, इन सब के लिए एक जवाब पैदा किया गया। जवाब ये था कि चूंकि तहरीक इंसाफ के अंदर वैसे ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, वहां एक नया धड़ा बन चुका है, इसलिए अगर हम भी अलग हो जाएं तहरीक इंसाफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक उस वक्त की साइकोलॉजी थी। उस वक्त के जो चंद वीलॉग्स मैंने किए थे मार्च अप्रैल 2022 के अंदर, मैंने उसमें इस सारी साइकोडायनामिक्स जो थे इस पूरी पॉलिटिकल चेंज के मैंने एक्सप्लेन किए थे। लेकिन एक दफा जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और जब मेन ऑपोजिशन जमात इलेक्शन, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जब मेन ऑपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ जब नेशनल असेंबली से निकल जाती है, तो जाहिर है कि हर शख्स को नजर आना चाहिए था, जिसको नजर नहीं आया और उसने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, कि पार्लियामेंट और नेशनल असेंबली का कोई वजूद रहा नहीं था। इन टर्म्स टेक्निकलिटी में ठीक है, वो तो पूरा पाकिस्तान आप टेक्निकलिटी पे ही चला रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उसका कोई वजूद नहीं रहा था। जिस तरह से एक गाड़ी का लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे व्हील्स होते हैं, अगर उसके एक साइड पे व्हील हो ही ना, या व्हील उसका उड़ जाए या उसका व्हील खत्म हो जाए, तो वो गाड़ी गाड़ी नहीं रहती, वो कार नहीं रहती, वो ट्रक नहीं रहता, वो चल नहीं सकता, वो डिसफंक्शनल हो जाता है। और जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई थी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही होता है कि आप इलेक्शन करवा देते हैं। और आप देखा कि इस तमाम मुनाफिकत को कंटिन्यू किया गया और ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं जिनका मैं इशारा करता हूं, इन सब ने रोल प्ले किया पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाने के लिए। खास करके अगर आप अभी देखिए कि जो ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जिन्होंने एक डिसेंटिंग नोट लिखा है नैब के अमेंडमेंट्स के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, जहां के 3 मेंबर के बेंच का अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस वो हिस्सा थे, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट जो है वो अब जो फैसला करती है उसको बदल भी सकती है। लेकिन ये तो टेक्निकलिटी की बात है ना, जो इन रियलिटी में ये जो पार्लियामेंट हमारे सामने थी, क्या मंसूर अली शाह साहब और उनके ब्रदर जजेस ने कभी देखा नहीं कि ये पार्लियामेंट जो पाकिस्तान में फंक्शन कर रही थी ये मीनिंगलेस थी, इसके अंदर ऑपोजिशन नहीं थी और इसका जो एक्चुअल कैरेक्टर होता है ऑपोजिशन का वो तो था ही नहीं। ये तो एक ऐसी गाड़ी थी जिसका एक टायर था, ये एक ऐसा जहाज था जो एक पर से इस तरह करके चल रहा था, उसकी दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं था। इसको किसी ने देखा नहीं यहाँ पे।
کیونکہ ٹیکنیکلٹی کا میں نے ذکر کیا، مجھے ایک 1960 کا بیوروکریسی کا واقعہ یاد آتا ہے. کہنے میں یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن یہ لطیفہ پاکستان کی حقیقت کو ڈسکرائب کرتا ہے. کہتے ہیں 1960 میں اس زمانے میں راشن کارڈ ہوا کرتے تھے، تو ایک صاحب جن کی پینشن جو تھی وہ کہیں جنوری کے مہینے کے بعد سے بند ہو گئی، وہ جب گئے کھڑکی کے اوپر کلرک کے پاس پینشن لینے کے لیے، تو کلرک نے اپنا رجسٹر دیکھ کے کہا کہ ہمارے تو ریکارڈ میں آپ کی دسمبر میں کہیں آپ کی ڈیتھ ہو گئی بھی، آپ تو ہے ہی نہیں زندہ، تو آپ کو پینشن نہیں مل سکتی. اس وقت غالباً مارچ یا اپریل تھا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے بہت ایکسپلینیشن دی، اپنا راشن کارڈ دکھایا اور جو بھی ان کے پاس اس زمانے میں چیزیں تھیں، شناختی کارڈ ہوتا نہیں تھا، وہ دکھایا، لیکن کلرک مانا نہیں. اس نے کہا کہ دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے، یہ ملتان کا غالباً واقعہ ہے، کہ آپ ایسا کریں کہ ڈی سی صاحب کے دفتر چلے جائیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس، اور وہاں جا کر آپ ان سے لکھوا لیں کہ آپ جو ہیں زندہ ہیں. تو بیچارہ کیا کرتا وہ آدمی، وہ اسے کہتے ہیں پہنچا، بڑی مشکل سے ڈی سی صاحب سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا، اور ڈی سی صاحب نے بڑی شفقت فرمائی. ایسے معاملات میں ڈی سی صاحب جو ہیں پاکستان میں بڑی نرمی اور ہمدردی فرماتے ہیں اس قسم کے معاملات میں، یہ روٹین کے جو ہوتے ہیں. تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے بڑی معذرت کی، انہوں نے انہیں اپلیکیشن وہ لے کے گیا ہوا تھا کہ جناب ڈی سی صاحب بہادر کے نام، کہ میرا یہ فلاں نام ہے قاسم خان محمد خان، اور یہ ویریفائی کر دیں کہ میں موجود ہوں، میں زندہ ہوں. تو انہوں نے اس کے اوپر لکھا کہ جناب تاریخ لکھی، انہوں نے اپریل کی مہینے کی، اور انہوں نے کہا کہ 30 اپریل، انہوں نے کہا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یہ صاحب میرے بالکل سامنے ہیں، یہ زندہ سلامت ہیں، اور ان کو ان کی پینشن جو ہے وہ دے دی جائے. تو وہ کاغذ کا پروانہ جس پہ ڈی سی صاحب نے ان کا لکھا تھا کہ زندہ ہیں، وہ لے کر پہنچا ہیڈ کلرک کے پاس. تو ہیڈ کلرک نے اپریل کے مہینے کی تنخواہ ان کو دے دی، اور یہ کہا کہ اب ایسا کریں کہ اپریل کا تو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ زندہ ہیں، لیکن جنوری فروری مارچ کی 3 مہینے اس کا بھی آپ لکھوا کے لائیں کہ ان 3 مہینوں کے اندر بھی آپ زندہ تھے. اب یہ کہنے میں بالکل جوک ہے، واہیات قسم کا، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، لیکن آپ اگر ذرا غور کریں، اگر بہت آپ کو غصہ نہ آئے، تو پاکستان کا سارا انتظامی ڈھانچہ، تمام عدالتی نظام، تمام کورٹ سسٹم، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس جو ہیں، پولیس کا سارا نظام، جہاں پہ ہم سب دہشت گرد قرار دیے جا چکے ہیں، جس نے کبھی ٹریفک وائلیشن نہیں کی تھی وہ جو ہے وہ دہشت گرد بن چکا ہے. وہیں سے بیٹھے بیٹھے کمروں میں بیٹھے بیٹھے کیس بناتے چلے جا رہے ہیں. صابر شاکر صاحب کے پاس سے وہ برطانیہ میں ہے، ان کے گھر سے لوڈڈ کلاشنکوف جو ہے وہ پیچھے سے نکل آئی. تو یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر، منافقت کے اوپر اور ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کھڑا ہے، اور یہ اسی ٹیکنیکلٹی پہ اس پارلیمنٹ کو چلاتے رہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈالیں پیٹرول کے اندر تو کار چلتی رہتی ہے، لیکن سارا کا مٹی کا تیل یا پانی ڈالنے لگیں تو ظاہر ہے گاڑی نہیں چلتی. اور اب یہ جو جھٹکے اس وقت نظام کو لگ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے لگ رہے ہیں. بہرحال یہ تو چلیں مبارکباد کا پہلو، اصل ٹاپک میرا یہ نہیں تھا. اصل جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے میں ویلاگ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو کشمیری کمیونٹی ہے، جس کا تعلق خاص کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر سے ہے، سری نگر سے ہے، بارہ سے ہے، یہاں پہ خاصی چھوٹی سی ایسی کمیونٹی بھی ہے، ان کے اندر ایک تاثر یا افواہ بہت تیزی سے یہ گردش کر رہی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، خاص کر کے سعودی عرب نے جو انویسٹمنٹ اپرچونٹی یا آفر پاکستان کو دی ہے، اس میں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اندر یہ شامل ہے کہ پاکستان کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کے موقف کو تسلیم کرے. اور اسی کانٹیکس میں جناب محترم امیر المومنین نواز شریف صاحب کو حکومت میں لایا جائے گا، جو آ کے ہندوستان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ہندوستان کو انگیج کریں گے. اب یہاں تھوڑی سی بریک لگائیں. اسی ہفتے پچھلے 2-3 دن میں جناب محترم ہارون رشید صاحب نے، جو پاکستان کے ریسپیکٹڈ اردو کے کالمنسٹ بھی ہیں، اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام بھی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی یہی چیز کہی کہ جو یہ انویسٹمنٹس ہیں سعودی عرب کی اور یو اے ای کی، ان میں 2 کم از کم مطالبات ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کی ریکگنیشن کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کی سپریمیسی کو اور بالادستی کو ایکسیپٹ کرے. اب کوشچن ہے کہ ہندوستان کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھے وقتوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ ہم ہندوستان کی ہیجمنی جو ہے، اور فورن آفس بھی کہتا تھا کہ ہم ہندوستان کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لفظ ہیجمنی کو چینج کر دیں تو بالادستی یا سپریمیسی کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی جو پوزیشن ہے ساؤتھ ایشیا پہ وز پاکستان، دیٹ انکلوڈز انڈیا کی جو پوزیشن ہے کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے، اسے جو ہے پاکستان جو ہے اسے تسلیم کرے. اب اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز دیکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں سے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں 4 سال سے جو پٹیشن پڑی ہوئی تھی کشمیری گروپس کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے، بہت سے اور جو ڈسینٹنگ قسم کے گروپس ہیں، اس کی اب ہندوستان کی سپریم کورٹ اس کی سماعت کر رہی ہے 4 برس کے بعد. وہ پٹیشنز فائل ہوئی تھیں سم ویئر
इन सितंबर या अक्टूबर 2019 की पिटिशंस हैं, 19 के बाद 20 के बाद 21, फिर 22, अब 23 में उनको सुना जा रहा है। तो जाहिर है कि ये जो टाइमिंग है इसकी कोई सिग्निफिकेंस है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में। बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को खामखा बहुत गलतफहमी है, इस हवाले से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां राजनीति, जिसको रियल पॉलिटिक्स कहते हैं और हिंदुस्तानी उसे अपनी जुबान में राजनीति कहते हैं, जहां राजनीति के मामला आ जाए वहां कोई भी सुप्रीम कोर्ट तगड़ी नहीं होती है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट वही फैसला करेगी जो इंडिया की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। इंडिया की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कुछ इस किस्म का फैसला चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट एक जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करे, हुकूमत की कोई ऑर्डर करे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत है, जिसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए। जो बिल्कुल 2019 में भी ये बात होती थी, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी भी सियासी और पॉलिटिकल तारीख है 1947 से 48 से अब तक, उसमें हमेशा यूनियन टेरिटरीज और फेडरल जो एरियाज या टेरिटरीज हैं उनको स्टेटहुड का दर्जा मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टेट जो 1947-48 से चली आ रही हो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाए, उसका स्टेटस छीन लिया जाए और उसको एक नॉन स्टेट बना के यूनियन या फेडरल टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जाहिर है कि जम्मू और कश्मीर को उसका स्टेटहुड का स्टेटस मिलना है। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा, वो जो सऊदी अरब और यूएई की पोजीशन है वो, और जो पाकिस्तान की नई पोजीशन, एक ट्रायंगुलर आप इसको रिलेशनशिप की शक्ल में देखें। अगर ये तासुरात ठीक हैं, और मेरा ख्याल है कि जब इस किस्म की चीजें आप सुनते हैं, तासुर, इंप्रेशन या उड़ती उड़ती खबरें आप सुनते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ सही चीज होती है, उसके खद्दो-खाल अभी वाजे होने होते हैं। आपको याद होगा, आप में से जो लोग मुझे मार्च से फॉलो कर रहे हैं, सभी तो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन मार्च और अप्रैल के अंदर मैंने इन तमाम चीजों की निशानदेही की थी। धुंधले मेरे कॉन्सेप्ट थे, लेकिन मैंने उस वक्त ये कहना शुरू कर दिया था कि मामला रशिया और यूक्रेन का नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब और बाकी सब जो हैं उन्होंने ये तासुर दिया, लेकिन मैंने दबे अल्फाज में उसी वक्त ये कहना शुरू कर दिया था कि असल मामला जो है वो रीजनल पावर डायनामिक्स का है। चूंकि अमेरिका की जो थिंकिंग है वो बड़ी क्लियर रही है जब से स्टीव कोहन, जो बहुत बड़े एक साउथ एशिया के राइटर, स्कॉलर, रिसर्चर और प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी किताबों में आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि जब तक पाकिस्तान की रियासत अपनी ताकत से हिंदुस्तान का रास्ता रोकती रहेगी, साउथ एशिया में हिंदुस्तान की लीडरशिप को चैलेंज करती रहेगी ग्लोबल फोरम में, उतनी देर तक हिंदुस्तान मीनिंगफुल तरीके से एक रीजनल पावर नहीं बन सकेगा और चीन के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकेगा। बिकॉज चीन बहरहाल हिंदुस्तान के मुकाबले में एक बहुत बड़ी क्रिएटिव और इनोवेटिव किस्म की पावर है। पॉलिटिकल सिस्टम हम उसका वैसे ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम की स्ट्रेंथ वो कैसे डिराइव करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। लेकिन अगर आप सिर्फ इकोनॉमीज को देख लें, इस वक्त हिंदुस्तान की आबादी चीन से थोड़ी बढ़ चुकी है, 1.4 यानी बिलियन की इनकी आबादी है, और उनकी भी आबादी उनसे ये ज्यादा है, वो भी इतनी आबादी है, लेकिन उनकी इकोनॉमी तकरीबन 17.5 या 18 ट्रिलियन डॉलर के करीब है चीन की जीडीपी, जबकि हिंदुस्तान की मर के तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट और उनकी तमाम ख्वाहिशात के बावजूद अभी 3.3 ट्रिलियन डॉलर की ये इकोनॉमी है। और हिंदुस्तानी अक्सर अपने आप को जब पाकिस्तान के साथ या और ममालिक के साथ या बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं तो अपनी बहुत वाह करते हैं, लेकिन असल में उनका जो कंपैरिजन होगा इन टर्म्स ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन वो चीन के साथ होना है। और 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ब्रिटिश इंडिया से, तो जो इंडिया का स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का, वो चीन की इकोनॉमी की स्ट्रक्चर के मुकाबले में बहुत बेहतर था। चीन एक सिविल वॉर से इमर्ज हुआ, बहुत तोड़फोड़ से इमर्ज हुआ, लेकिन जितनी तेजी से उसने अपने आप को डेवलप किया, हिंदुस्तान अपने आप को उस तरह से डेवलप नहीं कर सका। बट ये तो बिल्कुल एक छोटा सा सुपरफिशियल कमेंट है। बड़ी बात करने वाली ये है कि चीन के अंदर जिस किस्म का मोटर इंजन और डायनामिज्म है, जिस किस्म की उसके अंदर एबिलिटी है असेंड करने की, वो एबिलिटी जो है पावर प्रोजेक्शन की या इकोनॉमिक प्रोजेक्शन की, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। तो हिंदुस्तान को खड़ा करना है, आप हिंदुस्तान को खड़ा करेंगे, उसमें हवा भरेंगे, तो फिर वो चीन के मुकाबले में उसको कंटेन करेगा। तो दो चीजें हुई हैं पिछले चंद दिनों के अंदर। एक आपने देखा कि बहुत ही फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अमेरिका के एम्बेसडर जो डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं, उन्होंने जब गवादर के अंदर से अपनी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया, ऑफिशियल वीडियो मैसेज है, ऐसा नहीं है किसी ने जबरदस्ती उनकी कोई तस्वीर या वीडियो वहां पे बना ली है, वो जानबूझ के वो मैसेज रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें एक क्लियर मैसेज उन्होंने चाइनीज लीडरशिप को दिया है कि हियर वी आर, तुम्हें निकाल दिया हमने यहाँ से। और इसके साथ ही आप देखें कि जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का जो कॉन्सेप्ट G20 के अंदर पेश किया गया है,
जहाँ पे एक हैंडशेक हुआ है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर जो बाइडेन के दरमियान। तो ये जो आईमैक का कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से बाकायदा एक बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट भी यूरोपियन यूनियन ने प्रेजेंट किया है, जिसको आप वेबसाइट्स के ऊपर देख सकते हैं। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर मैं एक अलग से पूरी डॉक्यूमेंट्री कर सकता हूँ। इनफैक्ट नजमा ने इसके हवाले से जीवीएस डायलॉग में जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के एक इंस्टीट्यूट है स्वीडन के, उसके वाइस चेयर जो हैं जनाब हुसैन अस्करी साहब, उनका इंटरव्यू किया। ही इज अ मिडिल ईस्टर्न एक्सपर्ट और मिडिल ईस्टर्न ओरिजिन को, क्या वो यूरोपियन है, वो बहुत देखने वाला है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप डोनाल्ड ब्लूम की हंसी देखते हैं, उसके साथ आप आईमैक का पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो एक चीज बड़ी आपके सामने क्लियर होकर आ जाती है कि 2015 के बाद से जब से बोलबाला होने लगा सीपैक का, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का, तो इसका रास्ता रोकना जो है वो वेस्ट की, यूरोपियन यूनियन की, अमेरिका की, बरतानिया की और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। अपने एक से ज्यादा वीलॉग में मैंने आपको बताया कि जब मैं समर ऑफ 2015 में मैं यहाँ वॉशिंगटन में आया तो स्टेट डिपार्टमेंट के चंद ऑफिशियल्स के साथ मुझे बहुत डिटेल डिस्कशंस और लंच वगैरह करने का मौका मिला, जो पहले पाकिस्तान में सर्व कर चुके थे। और उन्होंने मुझे ये बताया कि स्टेट डिपार्टमेंट का और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का अपना जो व्यू था सीपैक के बारे में वो बहुत पॉजिटिव था टिल द मिडिल ऑफ 2015 के दरमियान में इंडियंस ने अपने डेलीगेशंस और थिंकर्स यहाँ पर भेजे, जिन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को और अमेरिकन थिंक टैंक्स को ऑफ द रिकॉर्ड बिहाइंड द सीन्स उन्होंने उनको ये ब्रीफिंग दी कि देखिए सीपैक बेसिकली जो है ये कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं है। हम ये समझते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है और हमें इसका रास्ता रोकने की जरूरत है, ये वेस्ट के और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो अब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू और बैकग्राउंड से जब आप देखते हैं पिछले 18 महीने की चीजों को, मुझे कम से कम खुशी ये है कि जितनी भी नाकस अकल मेरी थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने एक ऑनेस्ट, सिंसियर, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट एंड सोसाइटी, मैंने एक एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश की। आज 18 महीने के बाद, 18-19 महीने के बाद जब आप देखते हैं तो आपको बहुत से वो कॉन्सेप्ट्स जो धुंधले लगते थे उस वक्त, वो बड़े वाज़े तौर पर आपको सामने खड़े होके जो है नजर आ रहे हैं। तो अब ये इसमें इस वक्त ये शुनीद है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया के बहुत से लोग इसकी और चीज़ों को खोज लगाएंगे, इसको निकाल के सामने लेके आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है कश्मीर के हवाले से जो हमारे सामने आना है जिसने। बस एक दो जुमले और हैं। हारून रशीद साहब ने अपना जो वीलॉग किया उसमें उन्होंने एक खासी तफसील से ये भी बताया कि किस किस्म के इलेक्शन करवाने का ख्याल है, इमरान खान को कितनी देर तक जेल में रखने का ख्याल है और जो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूं, मेरे पॉइंट्स में लिखी हुई थी, मैं कहना भूल गया। अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर जाएं तो मेरे ट्विटर हैंडल के ऊपर इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में 25 जुलाई 2018 को। 10 जुलाई का, ये 9 जुलाई 2018 का एक ट्वीट मैंने वहीं रखा हुआ है सेव करके, पिन ट्वीट है मेरा, जिसमें मैंने ये कहा था कि जिस तरह से 2018 के इलेक्शंस को डिमोनाइज किया जा रहा है और इसके ऊपर पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग रिएक्ट कर रहे हैं ऑन द पोटेंशियल विक्ट्री ऑफ इमरान खान, इससे ये बात बड़ी क्लियर है कि जो आने वाली हुकूमत होगी उसको शुरू से ही डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन दिस इज सम और द अदर मैंने ये लिखा था। और उसकी जिंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल होगी। आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत को पहले ही दिन से कभी भी लेजिटिमेसी इंटरनेशनल जो है वो नहीं मिल सकी। बाद में जब जनरल बाजवा ने साजिश की इमरान खान को हटाने की, जो क्लियरली अब तो मेरा ख्याल है कोई इसमें हर्ज नहीं है कहने में कि जनरल बाजवा आलाकार बने एक बैरूनी साजिश के, ये मेरा एनालिसिस यही है। मेरा ख्याल अब तो हजारों लोगों का ये एनालिसिस है। लोग खार में शायद गुस्से में ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देते होंगे, लेकिन पोलाइटली भी आप इसको देखें तो वो बैरूनी ताकतों के आलाकार बने। और बात है कि पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर है कि असल में अगर कोई ट्रायल होना चाहिए था तो उनका होना चाहिए था, लेकिन ट्रायल हो रहा है बेचारे इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का। बेसिकली इमरान खान का ही ट्रायल हो रहा है और ये उसी तरह का ट्रायल है जिस तरह का मोहम्मद मुर्सी का ट्रायल हुआ था 2011-12 में इजिप्ट के अंदर, या मुसद्दिक का ईरान के अंदर ट्रायल हुआ था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को नेशनलाइज करने के हवाले से। तो जो नेशनलिस्ट हुए दोनों केसेस में, ये तीसरा नेशनलिस्ट है मुस्लिम दुनिया का जो खड़ा हुआ है इस्तेमार की ताकतों के खिलाफ, और उसका ट्रायल जो है यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, दी कॉम्बिनेशन यूनियन बिटवीन इमरान खान एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, ये लगता है कि जो रीजनल एंड इंटरनेशनल पावर्स हैं उनको एक्सेप्टेबल नहीं। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने 2018 में जब इमरान खान ने बहुत कोशिश की इंडिया को एंगेज करने के लिए, तो उन्होंने इमरान खान के साथ एंगेजमेंट नहीं की डिफरेंट बहानों की वजह से, बिकॉज इमरान खान के साथ एंगेजमेंट करनी ही नहीं थी। उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो बड़ी क्लियर थी। अब जिस तरह से हारून रशीद साहब कहते हैं कि इस तरह से इलेक्शन करवाया जाएगा, नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा, फिर पता नहीं गवर्नमेंट कैसे चलेगी, वो सब के बारे में मैं फिर वही अंग्रेजी का मुहावरा रिपीट कर दूंगा कि देयर इज मैनी अ स्लिप ट्विक्स द कप एंड द लिप। बहुत कुछ करने की कोशिश की जाती है
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप कर सकें, बिकॉज क्रिएटिव कयोस की जो थियरीज हैं उसमें जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट है इनिशियल, जिसमें आप चीज़ों को तबाह करते हैं, जैसे कि तबाह कर दिया, क्रिएटिव कयोस पैदा कर दिया पाकिस्तान में, तोड़ फोड़ कर दिए, वो पार्ट आसान है। अब इसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उस रिकंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकती जब तक कि आपको कोई पैसे नहीं देगा। पैसे कोई क्यों देगा? कि टर्म्स एंड कंडीशन पे देगा। जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे मनवाई जाएंगी उसकी वजह से फिर मजीद तोड़फोड़ होगी, फिर उसके खिलाफ जो रद्द अमल और रिएक्शन होगा उसे आपको कंट्रोल करना होगा। तो अभी इट रिमेन्स टू बी सीन कि क्या होता है, लेकिन एक पूरा खद्दोखाल एक नक्शा, एक प्लान गुज़िश्ता 18 महीने में जो कुछ किया गया, क्यों किया गया, वो अब हमारे सामने बहुत खुल के आ गया। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।